जैसे हम ये जो कंपनी है टैक्स सेवी कंपनी है, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी हो, चाहे ग्रीन बिल्डिंग हो, और चाहे कंपनी के अंदर जितने भी ईआरपी सिस्टम हो, उन सब में हम बहुत एडवांस हैं। आज भी देखिए कि हमारे मोस्टली जो बिल्डिंग्स बन रहे हैं वो आईजीबीसी गोल्ड रेटेड हैं या एस सर्टिफाइड हैं, क्योंकि बहुत बार सस्टेनेबल ग्रोथ की बात होती है और डेवलपर्स, बहुत सारे डेवलपर्स इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। सो हम भी उसमें से एक डेवलपर हैं। जो मोस्टली हमारी जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो ग्रीन बिल्डिंग है। अगर ईआरपी की बात करें तो एसएपी और सेल्स फोर्स जैसे ईआरपी वो सिस्टम इन प्लेस है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इजी कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर सर्विस दी जा सके और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम चले। Welcome to Kotak Securities YouTube channel. I'm Indu Chaudhary and you're watching Kotak Chat Room, a show dedicated to exploring primary market IPOs and engaging with company leadership to gain their insights. और इस exclusive edition में our focus turns to the upcoming IPO of Signature Global India Limited. And to know more about this forthcoming IPO, we have with us Mr. Pradeep Agrawal, the chairman of the company. प्रदीप हमारे साथ बने हुए हैं। सब बहुत बहुत स्वागत है आपका कोटक चैट रूम में। थैंक यू इंदु, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सिग्नेचर ग्लोबल जो है, इट्स अ वेल नोन नेम इन स्पेशली इन दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, बट फॉर द रेस्ट ऑफ आवर व्यूअर्स एंड इन्वेस्टर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, आप बता सकते हैं कि इस कंपनी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ताकि लोग ज़्यादा अच्छे से समझ सके इस कंपनी को एंड द स्पेसिफिक हाउसिंग सेगमेंट जहाँ पर ये कंपनी अपनी हाउसिंग सुविधाएं कैटर कर रही है। सो सिग्नेचर ग्लोबल दिल्ली एनसीआर की अफोर्डेबल और मिड इनकम सेगमेंट की लार्जेस्ट रियल एस्टेट डेवलपर कंपनी है, जिसका मार्केट शेयर अफोर्डेबल और मिड इनकम में 19% है। पिछले 9 सालों में कंपनी लगभग 27,900 से ज्यादा यूनिट अभी तक सोल्ड कर चुकी है, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट, जो कि कहीं ना कहीं हाउसिंग फॉर ऑल आपने सुना होगा, बहुत प्रधानमंत्री जी के दिल के करीब है कि किसी तरीके से हर परिवार को एक घर मिले। उस सेगमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए लगभग 17,600 से ज्यादा यूनिट अभी तक हमने सेल की हैं, और मिड इनकम हाउसिंग और रिटेल पोर्शन में लगभग 10,000 से ज्यादा यूनिट अभी तक हमने सेल की है। गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के सबसे अग्रणी शहरों में आता है इस वक्त। पिछले साल जुलाई में सोना एलिवेटेड रोड, एक जो राजीव चौक से सोना को कनेक्ट कर रहा है, जो सब ऑफ गुरुग्राम है, उसको वो शुरू हुआ है। उससे जो राजीव चौक से जो सोना का जो पहले का ट्रेवल टाइम था वो लगभग 45 से 60 मिनट का था, जो अब घट कर केवल 15 मिनट का रह गया है। सो एक कनेक्टिविटी का बहुत बेहतर मॉडल बन गया है। सो ये एक कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को बेनिफिट दे रहा है। और दूसरी एक जो आप ये देखिए कि एक दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है, वो भी इस सोना रोड से ही कनेक्ट होता है। सो आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट एक्सप्रेसवे है उसके साथ सोना का कनेक्शन हो गया है। दूसरी बड़ी बात, द्वारका एक्सप्रेसवे, काफी बार आपने पिछले काफी सालों से द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में सुना होगा। द्वारका एक्सप्रेसवे भी आने वाले किसी भी महीने में, यू कैन से कि इसी साल में फ्लैग ऑफ हो सकता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे ओपन होने का मतलब है बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं गुरुग्राम के जो बिल्कुल बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हैं, तो रियल एस्टेट को एक बहुत बड़ा बूम मिलने की मुझे लगता है संभावना है। सिग्नेचर ग्लोबल के बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो द्वारका एक्सप्रेसवे पर ही हैं। कोविड के बाद एक नया ट्रेंड और हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है आफ्टर कोविड, जिसमें एक माइग्रेशन ट्रेंड शुरू हुआ है दिल्ली टू गुरुग्राम। उसका बहुत बेसिक रीजन है कि दिल्ली के अंदर जो प्राइजेस हैं वो फ्लैट्स के काफी ज्यादा हैं, जिसमें कॉमन मैन की पॉकेट को अलाउ नहीं करते। सो वो भी एक बहुत बड़ा माइग्रेशन यहाँ पर हुआ है। और ऑफ कोर्स जॉब की अपॉर्चुनिटीज हैं, और साथ में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे प्राइस पर ज़्यादा एमिनिटीज के साथ नए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। सो काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड इनकम में जो डिमांड है वो अबेंडेंट है, यानी दूसरे लाइन में अगर हम कहें तो सप्लाई कंस्ट्रेंट है, क्योंकि
कितनी भी आप प्रोडक्शन कर लें, आप उस सप्लाई के साथ जो डिमांड है उसको मैच कर ही नहीं सकते। तो आने वाले समय में आपके बिज़नेस में इसका किस तरह का पॉज़िटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है? क्योंकि अब तक जो प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं अ, वो किस पोज़ीशन पर है और वहाँ पर कैसी डिमांड देखने को मिल रही है? अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गुरुग्राम बहुत आगे है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, खास करके हेल्थ केयर, अब वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ केयर जो सेंटर है, वो गुरुग्राम में है। बेस्ट आईबी स्कूल जो है, वो गुरुग्राम में है। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बिलॉन्ग करती हैं, वो कहीं न कहीं गुरुग्राम उसमें एडवांटेज लिया हुआ है। और जो दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो भी गुरुग्राम के पास में ही है। तो इन सारी चीज़ों का जो कहीं न कहीं जो फ़ायदा है, वो मुझे लग रहा है सिग्नेचर ग्लोबल को मिल रहा है। Okay, Mr. Kathuria, could you please make us understand the purpose and where do you plan to use these proceeds for? Indu, we are a fast-growing entity. We started operations just 10 years ago, and in this brief span of time, we've gained reasonable scale in the business. We are both, geography and product focused. In terms of the geography, we are focusing on the Gurgaon market, and in terms of the product, we primarily focus on mid-income and affordable housing. So it's a very good situation for the company to approach the public market and raise money, which is very long-term equity capital. The proceeds will be partially used to delever the current position, and the balance will be utilized towards general corporate purposes and expansion purposes. मिस्टर अग्रवाल, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो डेट रिड्यूस करने की बात कही जा रही है, तो एक बार डेट रीपेमेंट होने के बाद आपकी बैलेंस शीट में और कितना डेट बचेगा? इस डेट कम करने का इम्पैक्ट क्या दिखेगा कंपनी पर? तो इंदु, जो लास्ट 31 मार्च 2023 को जो हमारा नेट डेट था, वो लगभग 1100 करोड़ रुपए था। लगभग 432 करोड़ रुपए जब डेट रिडक्शन होगा, तो ऑफ कोर्स एक काफ़ी बड़ा अमाउंट डेट में से निकल चुका होगा। देखिए, अगर डेट की बात करें तो कंपनी को किसी भी प्रकार की कोई लिवरेज इश्यू नहीं है। कोई भी ऐसा लेवरेज इश्यू नहीं है कि जिसकी वजह से कंपनी डेट डिडक्ट करे, क्योंकि आप अगर हमारा ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लास्ट ईयर का हमारा जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है, वो लगभग 691 करोड़ रुपीज़ का है। सो जितना भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमारे पास बचता है, फ्री कैश फ्लो, उससे कहीं न कहीं हम नई जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको देख रहे होते हैं। सो ऐसे में अगर हमें लगता है कि लैंड की अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती है, तो ऑफ कोर्स किसी भी ईयर के अंदर उस डेट को पे कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अपॉर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे मैंने भी आपको बताया कि जो डिमांड है, ये सप्लाई कंस्ट्रेंट सिचुएशन है, यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा है एंड सप्लाई उस लेवल की हम कर नहीं पा रहे हैं। आप ये देखिए कि अभी तक जो सिग्नेचर ग्लोबल है, लगभग 6 मिलियन स्क्वायर फीट से ज़्यादा डिलीवर कर चुका है। लगभग 17 मिलियन से ज़्यादा स्क्वायर फीट हमारा अंडर जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, और लगभग 21 मिलियन से ज़्यादा, मतलब टोटल आप 17 मिलियन की बात करें तो 17 मिलियन में से जो 11 मिलियन है वो मिड इनकम का है, और 6 मिलियन अफोर्डेबल हाउसिंग का है, और लगभग 21 मिलियन और हम आने वाले वक्त में लॉन्च करने वाले हैं, जो 12 से 24 महीने में हम कोशिश करेंगे उसको हम लॉन्च कर दें। और मोस्टली जो 21 मिलियन में है, वो मोस्टली हमारा मिड इनकम सेगमेंट को बिलोंग करता है। सो जो पाइपलाइन है वो भी स्ट्रांग है, और आने वाले वक्त में ऑफ कोर्स अगर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही होंगी तो हम उसे ज़रूर देखेंगे। जी, बिल्कुल। मिस्टर कथुरिया, यहाँ मैं आपसे समझना चाहूँगी, जैसा कि मिस्टर अग्रवाल ने बताया कि कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी पाइपलाइन में है एंड द कंपनी इज स्पेशली फोकसिंग ऑन 2 different segments, affordable housing and middle income housing, facilitated by Government of India and state government policies. So could you outline the pricing categories of both these projects and market segments, क्या है इन दोनों ही segments में सिग्नेचर ग्लोबल की? Sure, Indu. So as far as affordable housing is concerned, there's a particular policy as suggested by the Haryana government, within which we've done most of our high-rise projects. Within that policy, the current pricing is about 5,000 rupees per square foot for residential area, and this is a capped pricing. The per ticket size for an apartment tends to be in the range of 25 to 30 lakhs if you look at products within the segment. If we go to the mid-income segment, in the past we've done a lot of
mid-rise, low-rise, independent floors under Deen Dayal Jan Awas Yojana. There is no price capping if you work under this particular policy framework. There are also multiple other frameworks provided by the government, whether it's the group housing policy, whether it's the TOD policy, whether it is plotted developments. So under any of these policies, one can do mid-income housing, wherein there are certain bylaws which one need to follow, but there is no price capping as far as the product is concerned. Under our low-rise independent floor segment, we've been selling products at a thumb rule of about 1 crore, wherein they would start at about 80 lakhs, going up to about 1.5 odd crores. So that's the sweet spot, in mid-income housing where we've played, over the last few years. Sure. And I wanted to understand one more thing that as of 31st March 2023, what is the average selling price for the residential unit that the company has sold? So for the last year, on the mid-income side, we've been selling products in Gurgaon which have been ranging between 8,000 to 9,000 rupees a foot. If we go to peripheral markets like Sohna, the product was getting priced between 6,500 to 7,000 rupees. In the last financial year, as far as affordable housing is concerned, at that point in time, the product price was priced at about 4,200 rupees a square foot. पहले जो प्रोजेक्ट्स कोविड के टाइम पे अटके हुए थे या फिर कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स जरूर हो सकते हैं जहां पर लोन को लेकर या बाकी चीजों को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, वो कब तक कंप्लीट होते दिख रहे हैं? ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स पेंडिंग हैं अभी? इंदु, हमारे यहाँ ना 3 चीजों को लेके बहुत पर्टिकुलर हैं। कोशिश करते हैं कि किसी भी रीजन पे प्रोजेक्ट लेट ना हो, लेकिन ऑफ कोर्स फोर्स मेजर था कि जो कोविड वाला टाइम था, जिस वक्त बिल्कुल आपने देखा होगा काफी लेबर माइग्रेशन वगैरह हुआ था, फिर भी हमने कोशिश की कि उसको मिनिमाइज करें। सो ऐसे हमारे कोई बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट कोई लेट चल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यस ऑफ कोर्स जो भी टाइमलाइन गवर्नमेंट ने दी है लगभग 5 से 6 महीने की जो डिले चल रहे हैं उसको वो डिले नहीं मान रहे हैं। सो मोस्टली हमारे प्रोजेक्ट इस टाइमलाइन के अंदर कवर हो जाते हैं। वैसे भी हम बहुत प्रो डिलीवरी रहे हैं। अगर हमारा सबसे पहला भी प्रोजेक्ट देखें तो हमने 3.5 ईयर में उस प्रोजेक्ट को डिलीवर किया है और हरियाणा गवर्नमेंट ने उसके लिए हमें अवार्ड भी किया है कि 4 साल का टाइम हमें दिया गया था और हमने 3.5 ईयर के अंदर उसको डिलीवर किया है। और इसका बहुत एक बेसिक रीजन मैं आपको बताता हूँ, हमने टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट यूज किया है। जितनी भी हमारी ये कंस्ट्रक्शन हो रही है ये सब ब्रिकलेस बिल्डिंग है, एल्युमिनियम फोम शटरिंग से हम इस की टेक्नोलॉजी से हम इसे बना रहे हैं। हमने इस टेक्नोलॉजी को साउथ कोरिया से और मलेशिया से इंपोर्ट किया है और इस वक्त आप ये देखिए हम सबसे पहले प्रोजेक्ट से उस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, जिससे जो प्रोडक्ट है वो तो बेहतर बनता ही है और स्पीड से भी बनता है। तो कहीं ना कहीं कस्टमर का भी उसमें फायदा होता है क्योंकि कस्टमर को एक प्रोडक्ट बहुत बेहतर मिलता है और जो डेवलपर है उसका इन टाइम डिलीवरी होने से कहीं ना कहीं उसे फायदा होता है। मिस्टर कथुरिया, आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैं कि जब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं, while the company has demonstrated top line growth and it has consistently reported negative bottom line figures, could you please provide insights into the reason behind this trend? और post listing क्या हम देख सकते हैं कि ये जो numbers हैं, जो figures हैं, especially bottom line की, उनमें can we expect some improvement? Indu, thanks for asking this question. I would like to just place some facts before you. So see, as far as the pre-sales numbers are concerned, we've almost doubled if you look at the last, 3 financial years. FY21, we did about 1,600 odd crores of pre-sales, and in FY23, we had crossed 3,400 odd crores. So in a matter of, 2 years, we've, literally doubled in terms of our sales performance. The other point to note here is that during this journey, we've been always cash positive at the operating level. So, like Pradeep ji was also mentioning earlier, that last year we collected operating cash flows of about 1,920 odd crores, and there was an operating surplus, before any investment into land, almost equivalent to 690 odd crores. So, we've been creating positive surplus, cash surplus, which is being deployed for growth. Future growth of the company. Now, as far as the profit and loss is concerned, we are following completed contract method of accounting, and we are a fairly young company.
So till now, till FY23, cumulatively, we've delivered 6+ million square foot. Bulk of it was in the affordable category, and we've started recognizing some profits from our mid-income product. So if we'll talk of year FY23, we showed gross profits upwards of 400 crores, and we showed adjusted EBITDA upwards of 200 odd crores. Adjustment only to the extent of finance cost getting clubbed into cost of goods sold. So, we've shown profitability at both gross profit and EBITDA levels if we just, carve out the interest fraction in it. Now, going forward, the 70 million square foot, which is already under development, of which almost 11 million plus square foot is in the mid-income category, will get reflected into profitability. The reason why you saw negative PAT in the previous year are primarily two reasons. One, there's a lot of gap between the actual pre-sales being done, so the organizations being run for a particular levels of, launches, sales being done, so the organizational expenses, SG&A expenses are, for achieving the kind of top line, which we've achieved. Whereas in the P&L, most of, a lot of these SG&A expenses are getting, expensed off in the year in which it is incurred. In the P&L, we recognized revenue only of 1,500 odd crores. So this gap between the P&L revenue and the actual sales, is one sort of, consideration which I would like to bring to your notice. The second fact is that even on the finance cost, while we've created this future pipeline of 21 million square foot, a lot of finance cost is also getting expensed and impacting our profit after taxes. So, Indu, at some stage in a future point in time, as the gap between pre-sales and P&L revenue, gets narrow, our profitability will keep improving, and that's the trajectory of the last 3 years as well. So, we anticipate that to happen for from a better bottom line profitability perspective. Thank you so much for sharing these valuable insights with us, and we wish you all the very best for your upcoming IPO. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Thanks Thanks a for your time. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.